सो हेलो टू एवरीवन। आज जो मैं टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ वो स्पेक्ट्रोस्कोपी है। और एमएससी में थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर दोनों ही में फ़र्स्ट पेपर है स्पेक्ट्रोस्कोपी का, क्योंकि बहुत ब्रॉड टॉपिक है ये, और इसीलिए दोनों सेमेस्टर में आपको पढ़ना होगा स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले द टर्म एनर्जी से। सो व्हाट इज़ एनर्जी? जब भी आप गूगल करेंगे एनर्जी को तो वहाँ से एक डेफिनेशन आएगी, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी। तो मतलब कि किसी भी काम को करने की जो क्षमता होती है उसे एनर्जी कहते हैं। और एसआई यूनिट आपको पता होगा एनर्जी का, जूल। अब मतलब 1 जूल को कैसे डिफाइन करेंगे? इसे मान लीजिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर है और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और हम इस ऑब्जेक्ट के ऊपर इतना काम करें कि इस ऑब्जेक्ट को 1 न्यूटन फोर्स के अगेंस्ट में 1 मीटर तक अगर हम पुश कर दें तो इस काम को करने में जितना एनर्जी हमने खर्च किया वो एनर्जी 1 जूल के बराबर होगी। और डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनर्जी के बारे में आप लोग जानते होंगे कि बहुत तरह की एनर्जी होती है। फॉर एग्जांपल पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, और थर्मल एनर्जी, लाइट एनर्जी, और मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। सो देयर आर टू मैनी काइंड्स ऑफ एनर्जी। और ये जो टर्मोलॉजी जो एनर्जीज़ को है, जो मतलब इनको दिया गया है, वो डिपेंड करती है मतलब किस तरह से वो एनर्जी का ट्रांसफेरेंस हो रहा है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। फॉर एग्जांपल ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी आपने पढ़ा है ना, लाइक ये जो मतलब मार्कर अगर यहाँ पर रखी हुई है तो जितनी भी एनर्जी इस मार्कर में कंजर्व है वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। अब हम कुछ एनर्जी अपनी जो है फूड एनर्जी जो कि मैंने खाने पीने से मतलब प्राप्त किया है, उस एनर्जी को इसमें ट्रांसफ़र करेंगे तो हम इसे पुश करेंगे तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। और हमारी जो केमिकल एनर्जी थी जो हमारे भोजन की या फूड की, वो कन्वर्ट हो रही है मैकेनिकल एनर्जी में, मतलब कुछ काम करने में खर्च हो रही है। तो इस तरह से कन्वर्जन होता है एनर्जी का। और जो टोटल जितनी भी एनर्जी है इस पूरे यूनिवर्स में वो कंजर्व है। जैसा कि थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ जो आपने पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्या था कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम द वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म। तो यहाँ पर जितना भी एनर्जी मतलब कहीं से प्रोड्यूस नहीं होती एनर्जी, अगर प्रोड्यूस हो भी रही है तो जिस सोर्स से हो रही है वो सोर्स ज़रूर किसी एनर्जी को यूज़ कर रहा है, नहीं मतलब उसको सिर्फ कन्वर्ट करता है बल्कि प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जब मोटर बाइक या फिर जितनी भी व्हीकल्स होती हैं वो पेट्रोल के का कंबशन रिएक्शन करती हैं, तो जितनी एनर्जी पेट्रोल में होती है उसके कंबशन से जो एनर्जी निकलती है केमिकल एनर्जी, सो उसकी मैकेनिक्स जो होती है किसी भी व्हीकल की वो कन्वर्ट कर देती है उस केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। तो बहरहाल हम बहुत ज़्यादा मतलब ब्रीफ में डिस्कस नहीं करेंगे एनर्जी के बारे में, धीरे धीरे टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो अब एनर्जी का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर है आपका। और अगर हम आपसे ये कहें कि क्या एनर्जी को हम देख सकते हैं, मतलब क्या एनर्जी है, जैसे एग्जांपल के तौर के ऊपर अगर हम क्या हमने कभी उसे फील किया है, तो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि हाँ मतलब यस यू कैन सी द एनर्जी बट नॉट द ऑल फॉर्म्स, बट वेरी लिमिटेड फॉर्म्स आप एनर्जी को मतलब देख सकते हैं। और सबसे अच्छा एग्जांपल हम देंगे लाइट एनर्जी का। ऐसे मान लीजिए कि उस साइड लाइट हमारी ऑन है, तो वहाँ से जो लाइट की जो किरणें हैं वो इस बोर्ड के ऊपर ऑब्जेक्ट हो रही हैं, मतलब आकर के गिर रही हैं, फिर यहाँ से वो हमारी आंखों में इंटर कर रही हैं। तो ये एक तरह की एनर्जी है जो है जिसे हम मतलब आई के थ्रू सेंस कर सकते हैं। और साउंड एनर्जी है एक, जिसे हम मतलब सुन सकते हैं, मतलब एनर्जीज। या फिर अगर कोई मतलब बहुत ही गर्म ऑब्जेक्ट है, अब आप इसके ऊपर अपने हाथ को ले जाइए तो हमें फील होगा ना कि हाँ कुछ एनर्जी मतलब इस ऑब्जेक्ट में से निकल रही है, तो हम फील कर सकते हैं एनर्जी को। नॉट ऑल द टाइप्स ऑफ एनर्जी बट सम काइंड्स ऑफ एनर्जी वी कैन सेंस फ्रॉम आवर सेंस ऑर्गन्स। तो अब बात करते हैं एमिटेड एनर्जी की। तो जो वर्ड एमिशन, इसका मतलब आप देखेंगे तो ये हैगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी चीज़ को प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोड्यूस करने के बाद उस चीज़ को एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर रहा है, तो इस प्रोसेस को एमिशन कहते हैं। तो हम यहाँ पर एमिटेड एनर्जी की बात कर रहे हैं कि एमिटेड एनर्जी क्या होती है। एमिटेड एनर्जी सिंपली कोई भी मतलब ऑब्जेक्ट होगा तो वो एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा। यहाँ का प्रोड्यूस का मतलब ये नहीं कि हाँ नए सिरे से बना रहा है, वो जनरली उसके बैक फॉर्म में किसी ना किसी दूसरी एनर्जी को यूज़ कर रहा है। तो बहरहाल एनर्जी प्रोड्यूस करने के बाद इसको एमिट कर रहा है, तो इस तरह की एनर्जी को हम एमिटेड एनर्जी कहते हैं। और एमिटेड एनर्जी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं।
या इमीडिएट एनर्जी से पहले भी एक और चीज़ बताते हैं जो रेस्ट एनर्जी होती है। रेस्ट एनर्जी का मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर है, अगर वो कुछ भी मूव वगैरह नहीं कर रहा है, तो वो सिंपली जो भी उसकी एनर्जी उस ऑब्जेक्ट की होगी वो उसे रेस्ट एनर्जी कहते हैं। और इसको कैलकुलेट करने का जो तरीका दिया था वो E = mc² था। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट का जो मास होगा अगर उसमें c² से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो एनर्जी होगी वो उस ऑब्जेक्ट की रेस्ट एनर्जी कहलाएगी। तो रेस्ट एनर्जी के बाद इमीडिएट एनर्जी, अभी हमने जो आपको बताया है कि कोई भी ऑब्जेक्ट से मतलब एनर्जी जब रिलीज़ होती है तो हम उसे इमीडिएट एनर्जी कहते हैं। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ध्यान रहे। ये अब थोड़ा सा टॉपिक हमारी शुरू हो रही है इमीडिएट एनर्जी से। तो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स इसका है, इसे इमीडिएट एनर्जी को रेडिएंट एनर्जी कहते हैं। क्यों रेडिएंट एनर्जी? क्योंकि ये वेव्स के फॉर्म में चलती हैं और कंटिन्यूसली वेव्स के फॉर्म में प्रोपेगेट करती रहती हैं। तो क्योंकि वेव्स के फॉर्म में है तो वेव का मतलब होता है रेडिएंट, तो इन्हें वेव एनर्जी या फिर रेडिएंट एनर्जी भी कहते हैं। दूसरा जो पॉइंट है इमीडिएट एनर्जी का, वो ये है कि इनकी जो स्पीड होती है वो बिल्कुल लाइट की स्पीड के बराबर होती है। तो लाइट की स्पीड आपने पढ़ा होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या फिर 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये बिल्कुल सिमिलर स्पीड में रेडिएंट एनर्जी भी ट्रैवल करती है। तीसरा पॉइंट इसका है कि इनको प्रोपेगेट करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक इनर एटमॉस्फेयर में भी ये दीज kinds of energies like radiant energy can easily move without any medium, like in inert atmosphere also they can travel। अब जो चौथी पॉइंट है वो थोड़ा सा मतलब समझने वाली है कि रेडिएंट एनर्जी की बात हम कर रहे हैं, और रेडिएंट एनर्जी जब ट्रैवल करती है मतलब प्रोपेगेट करती है, निकलती है, तो ये अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड जनरेट करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। और इन दोनों फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। और ये दोनों फील्ड जिस डायरेक्शन में वो वेव मूव कर रही है उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होता है। मतलब क्या हुआ कि जैसे कोई वेव है, मान लीजिए यहाँ से चलना शुरू की, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है। तो जब वेव यहाँ से निकलना शुरू करेगी, अगर वो रेडिएंट एनर्जी है, तो ये अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगी, और ये दोनों फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। फॉर एग्जांपल, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड y एक्सिस पे है तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो z एक्सिस पे होगी, और ये दोनों फील्ड द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव के भी परपेंडिकुलर होगा। मतलब कि अगर वेव अगर वेव x एक्सिस के ऊपर मूव कर रही है, मतलब x एक्सिस के डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो इसके परपेंडिकुलर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को मतलब वो जनरेट करना होगा। तो इस एक्सिस का परपेंडिकुलर कौन सा है? ये y वाला है। मान लीजिए कि इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर ही मैग्नेटिक फील्ड मतलब जनरेट होगी। मतलब ये दोनों फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो एक दूसरे के भी परपेंडिकुलर होता है, और इट इज़ आल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ दिस वेव्स। तो इसे आप कई सारा डायग्राम आप लोगों ने देखा होगा, मतलब बना ही होता है। मैं आपको यहाँ पर एक सिंपल डायग्राम ड्रा करके दिखा दे रहा हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हम पढ़ रहे हैं। बहरहाल कुछ इस तरह का डायग्राम होता है वहाँ पे। अगर वेव के चलने का जो डायरेक्शन ये है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अगर इस प्लेन में है, थोड़ा सा डिफरेंट कलर की मार्कर्स यूज़ करके बता दूं, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसका डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा, मतलब परपेंडिकुलर प्लेन होंगे। अच्छा बना तो नहीं है, लेकिन फिर भी समझने के लिए आई थिंक इट इज़ सफिशिएंट। तो जो ब्लैक वाला जो है या फिर जो रेड वाला है वो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं उसको, और जो ब्लैक वाला है उसे मैग्नेटिक फील्ड। तो आप देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका प्लेन जो है, प्लेन ऑफ प्रोपेगेशन वो ऐसे है, और मैग्नेटिक फील्ड का इस तरह से है, और जो डायरेक्शन है वेव के मूवमेंट का वो इस तरह से है। मतलब जब भी कोई एनर्जी जब एमिट होती है तो अपने तरफ
दो तरह के फील्ड्स को जनरेट करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। उनके डायरेक्शन जो है तो है आपस में भी परपेंडिकुलर होता है, और डायरेक्शन ऑफ वेव जो होता है उसका, प्रोपेगेशन ऑफ दिस वेव उसके भी परपेंडिकुलर होता है। इसीलिए इस इन रेडिएंट एनर्जी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी कहते हैं। मतलब यही जो इमिटेड एनर्जी होती है, जो हम आज टॉपिक जो हमारे पढ़ाने की है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है, वो सिर्फ सिंपली रेडिएंट एनर्जी ही होती हैं, या फिर एमिटेड एनर्जी जो कि अपने प्रोपेगेशन के टाइम में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को जनरेट करती हैं, और इसीलिए इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी कहा जाता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बाद कुछ पैरामीटर्स हैं जो इन वेव से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा मास्टर्स लेवल पे तो नहीं पूछेंगे, लेकिन फिर भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि कुछ पैरामीटर्स हैं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मैं यहाँ पे लिखी दूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ाने से पहले हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो कुछ पैरामीटर्स हैं इनके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के, जैसे मैं आपको पहले बता दूँ, वेवलेंथ, दूसरा पैरामीटर इसका फ्रीक्वेंसी, तीसरा पैरामीटर इसका वेव नंबर, चौथा पैरामीटर इसका एम्पलीट्यूड, और वेवलेंथ को लैम्बडा से प्रेजेंट करते हैं, LAMBDA लैम्बडा होता है। फ्रीक्वेंसी को न्यू से, वेव नंबर को न्यू के ऊपर एक लाइन खींच देंगे न्यू बार से, और एम्पलीट्यूड को सिंपली ए से या फिर स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब एक वेव का डायग्राम बना करके हम इन सभी पैरामीटर्स को एक्सप्लेन भी कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक वेव इस तरह से ट्रैवल कर रही है, ठीक है, इस एक्सिस के थ्रू, एक एक्सिस यहाँ पे पहले ड्रा करना चाहिए था मुझे। तो जो मतलब जो अपर पार्ट होता है किसी भी वेव का प्रोपेगेशन के टाइम में, हम इससे क्रेस्ट कहते हैं। ये पार्ट जो कहलाता है ये क्रेस्ट कहलाएगा, CREST। और जो बॉटम पार्ट होता है, मतलब डेप्थ जो होती है, जो इसकी हाइट होती है वो क्रेस्ट कहलाती है, जो इसका डेप्थ होता है वो ट्रफ कहलाता है, TROUGH, ट्रफ। तो किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट या फिर दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसी डिस्टेंस को ही वेवलेंथ कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये दोनों क्रस्ट अगर है तो ये जो डिस्टेंस होगी इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी यही डिस्टेंस वेवलेंथ कहलाएगी, मतलब लैम्बडा। आप चाहे भी किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट, कॉन्जिक्यूटिव मतलब कि साथ में आने वाले, किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट को ले लीजिए या फिर किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ को ले लीजिए, उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उस डिस्टेंस को ही हम वेवलेंथ कहते हैं और उससे लैम्बडा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब चलिए वेवलेंथ की यूनिट क्या होगी, तो यूनिट ऑब्वियस सी बात है क्योंकि ये एक लेंथ है, डिस्टेंस है मतलब, तो वही यूनिट्स होंगी जो कि हम नॉर्मल डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो डिस्टेंस की जो नॉर्मल यूनिट्स हैं वो क्या हैं, तो बहुत बड़ी चौड़ी यूनिट अगर ले लेंगे तो वो किलोमीटर होगी, या फिर सिर्फ मीटर, या मीटर से अगर और छोटा कर देंगे तो सेंटीमीटर हो सकती है, या फिर मिलीमीटर हो सकती है, या फिर इससे भी स्मॉल कर दीजिए तो माइक्रोमीटर, या फिर नैनोमीटर, या फिर पिकोमीटर। ये डिफरेंट यूनिट्स की लेंस हैं। अच्छा, नैनोमीटर पिकोमीटर के बीच में एक और आता है एंगस्ट्रॉम। तो किलोमीटर का आपको पता ही 1000 मीटर, इसका मीटर का मतलब ही 1 मीटर अगर कहते हैं, तो सेंटीमीटर का मतलब कि 100 सेंटीमीटर होते हैं 1 मीटर में। मिलीमीटर का मतलब 10⁻³ मीटर होता है। माइक्रोमीटर का मतलब 10⁻⁻6 मीटर होगा। नैनोमीटर का मतलब 10⁻⁻9 मीटर। एंगस्ट्रॉम का मतलब 10⁻⁻10 मीटर, और पिकोमीटर का मतलब 10⁻⁻12 मीटर। ये सब चीज़ें काफ़ी याद रखिए, और जो मतलब इम्पॉर्टेंट यूनिट्स हैं वेवलेंथ की वो ये हैं, नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉम। मतलब इनसे जनरली वेवलेंथ को रिप्रेजेंट किया जाता है कई सारे क्वेश्चंस में, एक्सरसाइज वगैरह में आप देखेंगे इन्हें। एंड ठीक है, वेवलेंथ के बारे में बात हो गई। अब सेकेंड जो इसकी यूनिट है वो है, पैरामीटर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, वो है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं? हिंदी में शायद इसे आवृत्ति कहते हैं, बट आई डोंट नो, आप उसे चेक कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? जनरली
एक पर्टिकुलर टाइम में कोई इंसिडेंट कितनी बार हो रहा है, उसी को फ्रीक्वेंसी कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि आप एक पर्टिकुलर रेलवे स्टेशन के ऊपर खड़े हो जाइए या फिर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, और आप 1 आवर में देखिए कि कितनी ट्रेनें वहाँ से गुजर रही हैं। तो जितनी ट्रेनें गुजरेंगी वो 1 आवर पर आवर उसकी मतलब फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। उसी तरह से जिस एक्सिस के थ्रू कोई भी वेव प्रोपेगेट करती है, उस एक्सिस के ऊपर कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट हम ले लेंगे और उस पॉइंट पे एक पर्टिकुलर टाइम से 1 सेकेंड में कितनी वेव्स पास हो रही हैं, तो वही उसका फ्रीक्वेंसी कहलाता है। मतलब द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। अच्छा, वेवलेंथ की भी डेफिनेशन क्या हो जाएगी अगर आपको लिखना हो तो, या फिर और थोड़ा सा पहले हम चल चलें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी। तो इसका क्या हो जाएगा, दीज आर द एमिटेड एनर्जीज विच generate both the electric and magnetic fields which are perpendicular to each other and both the fields are perpendicular to the direction of propagation of that wave। तो और उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो मैंने अभी आपको बताया है, तीन चार कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि पहला जो होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में या फिर जो एमिटेड एनर्जी होती है उन्हें रेडियन एनर्जी कहते हैं। दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक इसका था कि द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या फिर द स्पीड ऑफ रेडियंट एनर्जी इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट। और तीसरा क्या था कि दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन। और चौथा क्या था, यही जो जनरेशन हुआ है जो है, जिसके मैंने डेफिनेशन में ही बता दिया है कि दे जनरेट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वाइल दे प्रोपेगेटेड इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, और ये जो चारों बता रहे हैं ये इसके पैरामीटर्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर और एम्पलीट्यूड। तो इसमें मैंने वेवलेंथ को एक्सप्लेन कर दिया है कि द डिस्टेंस, आप इसको लिखते रहिए बल्कि तो बेहतर होगा, क्योंकि वीडियोस बहुत सारी हैं, तो जब तक हम एफ़र्ट नहीं दिखाएंगे तो कोई चीज़ मतलब लर्न करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है या फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एफ़र्ट आपको दिखाना है। आप जब भी वीडियोस को देखें तो उसको चीज़ों को नोट करते रहें, और मैं काफ़ी धीरे धीरे बोलूँगा तो, और डेफिनेशन भी मैं बोलूँगा। और अभी तो खैर बहुत ही स्मॉल चीज़ चल रही है, मतलब इनका कोई वैसा एप्लीकेशन नहीं है आपके मतलब मास्टर्स में कि इसमें से डायरेक्टली कुछ क्वेश्चन पुट किए जाएँ, लेकिन फिर भी इनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है, जिससे कि आगे जो हमारी जो ब्रॉड टॉपिक है स्पेक्ट्रोस्कोपी, वो समझने में थोड़ा सा आसानी होगी। तो वेवलेंथ की डेफिनेशन क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट और एनी टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई लैम्डा एंड इट्स यूनिट्स आर द यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, इनको आप लिख सकते हैं। फ्रीक्वेंसी का क्या हो जाएगा डेफिनेशन, द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए पर्टिकुलर पॉइंट इन 1 सेकेंड और इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। द फ्रीक्वेंसी इज रिप्रेजेंटेड बाई न्यू। ठीक है ना। अच्छा, अब वो देखें, अच्छा वो रिलेशन हम बाद में बताएंगे आपको, अभी पहले सबको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो वेव नंबर। वेव नंबर क्या होगा, ये सिंपली इसका इन्वर्स होता है, यानी कि या फिर 1 सेंटीमीटर में जितनी वेव्स आएंगी इन यूनिट सेंटीमीटर या फिर 1 सेंटीमीटर के लीजिए, उसमें जितनी वेव्स मतलब होंगी उसी को ही उसका वेव नंबर कहेंगे। और ये जनरली वेवलेंथ के इन्वर्स होता है, मतलब कि न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ। जो भी इसका इन्वर्स होगा वही हम उसे वेव नंबर कहेंगे। और जो फोर्थ क्वांटिटी उतना मतलब यूज़फुल नहीं है, बस कहीं भी क्वेश्चन में अगर आता है तो सिर्फ आपको लैम्डा को पलट देना है, 1 कर देना है, 1 से डिवाइड कर देना है, जो भी लैम्डा की वैल्यू रहेगी वही आपका वेव नंबर हो जाएगा। और जो नेक्स्ट पैरामीटर है एम्पलीट्यूड, जिसे ए से रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या होता है, हाइट और डेप्थ, यानी कि ये जो डिस्टेंस होती है इसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, या फिर ये जो हाइट होती है ना किसी भी क्रेस्ट की, ये जो, इसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो इसका ये बिल्कुल भी सिग्निफिकेंट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट ये दोनों है, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। और जहाँ वेव नंबर आएगा वहाँ सिर्फ आपको लैम्डा को इन्वर्स कर देना है, तो वो वेवलेंथ वो हमें वेव नंबर का इंफॉर्मेशन देगा। अब चलिए थोड़ा सा रिलेशंस देखते हैं बिटवीन 1, 2, 3 एंड 4। तो 4 के बारे में मैंने को बता दिया कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बीच में रिलेशन देख लेते हैं। 2 डायग्राम हम यहाँ पर बनाने जा रहे हैं। और एक ये इस तरह से, और डायग्राम ए है और ये डायग्राम बी है। तो हम कहें कि कौन से डायग्राम में वेवलेंथ मतलब ज़्यादा बड़ी है, तो आप कहेंगे कि वेवलेंथ जो बड़ी है वो ऑब्वियस सी बात है, बी वाले डायग्राम में वेवलेंथ जो है
मतलब लैम्डा जो है वो बी का ज़्यादा बड़ा है एज़ कम्पेयर टू लैम्डा ऑफ ए का, है ना, कह सकते हैं, क्योंकि इसके दो क्रेस्ट के बीच की दूरी ज़्यादा है, इसके दो क्रेस्ट के बीच की दूरी कम है। अब अगर हम आपसे कहें कि फ्रीक्वेंसी की बात अगर आप बताएं, फ्रीक्वेंसी ए और फ्रीक्वेंसी बी में क्या रिलेशन होगा, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर 1 सेकेंड का अगर हम देखें कि कितनी वेव्स पास हो रही हैं, तो यहाँ पर ज़्यादा वेव्स पास होंगी एज़ कम्पेयर टू मतलब इन कंपेरिजन टू द केस ऑफ बी। तो एक और यानी कि ए की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू बी से। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इस केस में जो लैम्डा और न्यू का जो रिलेशन होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो बिल्कुल लैम्डा जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो 1/न्यू के, या फिर हम इसको मतलब पलट करके भी कह सकते हैं कि न्यू इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। और जब इसको इक्वल करेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा जिसे सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये सी जो होता है वो स्पीड ऑफ लाइट होता है। स्पीड ऑफ, शायद कटा है क्या, स्पीड ऑफ लाइट। तो ये रिलेशन हो गया है वेवलेंथ और वेव नंबर का। तो पहला रिलेशन जो हमने बताया है अभी, वो वेवलेंथ जो होती है वो या फिर ऐसे कह सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है लैम्डा के, और जिसका रिलेशन कुछ इस तरह से निकल करके आता है, यानी कि जितनी स्पीड ऑफ लाइट होगी उसमें वेवलेंथ से डिवाइड कर देंगे तो जो आंसर आएगा आपका वो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। और दूसरा जो होता है वो मैंने अभी बताया है कि वेव नंबर का रिलेशनशिप, जो वेव नंबर होती है वो 1/लैम्डा के बराबर होती है। तो इतने यूनिट्स हमने पढ़ लिया है, इनका रिलेशन भी हमने देख लिया है। अब चलें वेवलेंथ के ऊपर, मतलब वेवलेंथ को बेस मान करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। मतलब ये वेवलेंथ वेव्स की जो होती हैं वो बहुत स्मॉल, छोटी भी हो सकती हैं और बहुत बड़ी भी हो सकती हैं। तो इसी बेसिस के ऊपर अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेवलेंथ। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो अब हम टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। थोड़ा सा बोर्ड को साफ करने पर उतना स्टेबल अरेंजमेंट है नहीं हमारे पास, छोटा ही बोर्ड है और काफ़ी डिस्टर्ब है ये। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इसके टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं, टाइप्स। तो इनको किस चीज़ को बेसिस मान करके मतलब अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो ऑन द बेसिस ऑफ वेवलेंथ या फिर फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं, क्योंकि वेवलेंथ अगर अलग अलग होगी तो फ्रीक्वेंसी भी नोट अलग ही होगी। तो इन्हें 6-7 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला जो है वो कॉस्मिक रेज है, उसके बाद गामा रेज, फिर एक्स रेज, फिर यूवी रेज, विजिबल रेज एंड इंफ्रारेड रेडिएशन, और उसके बाद से माइक्रोवेव्स एंड देन रेडियो वेव्स। तो हम इनको लिख दें यहाँ पे सातों का नाम, जो टाइप्स हैं इनके। सबसे पहला जो है वो कॉस्मिक रेज है। मैं टाइम देख रहा हूँ वीडियो का कि बहुत ज़्यादा एक्सटेंड तो नहीं हो रहा है। कॉस्मिक रेज। उसके बाद जो है वो गामा रेज है। उसके बाद एक्स रेज, चौथा है एक्स रेज। के बाद यूवी और विजिबल मैं साथ में पढ़ाऊंगा। विजिबल, PIS मतलब विजिबल हो गया रेज, अब इनको अलग करेंगे बाद में। पांचवा है IR या फिर इंफ्रारेड रेडिएशन या फिर रेस कह लीजिए। छठवां है, हाँ विजिबल, माइक्रोवेव्स। और सातवां लास्ट है रेडियो वेव्स। तो ये ब्रॉड कैटेगरीज में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को डिवाइड किया गया है। सबसे पहले कॉस्मिक रेंज, तो हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इनकी वेवलेंथ को ही जानना है, थोड़ा बहुत यूजेस जान लेंगे कि इनका क्या है। बाकी बाद में तो हम हर कैटेगरी की अलग अलग कहानी है स्पेक्ट्रोस्कोपी में, काफ़ी डिटेल में चैप्टर्स पढ़ेंगे बाद में। सबसे पहले कॉस्मिक रेज की जो वेवलेंथ होती है हम उसको बता देंगे कितना आती है। सबको मीटर के फॉर्म में बताएंगे। ये 10⁻⁻16 मीटर के रेंज में होती है, सॉरी मीटर के रेंज में होती है इसकी वेवलेंथ। मैं यहाँ वेवलेंथ बता रहा हूँ, वेवलेंथ लैम्डा की बात हो रही है।
कॉस्मिक रेस की जो वेवलेंथ होती है वो 10⁻16 के अराउंड मीटर के अराउंड होती है। 10⁻16 मीटर मतलब बहुत छोटी क्वांटिटी होगी, उतना छोटी कि हम नहीं इमेजिन कर सकते हैं। गामा रेस की जो वेवलेंथ होती है वो 10⁻12 मीटर के अराउंड में होती है। इस रेंज में उसकी वेवलेंथ होगी। मतलब इन दोनों में छोटा कौन है? ऑब्वियसली बात, ये सबसे छोटा है। कॉस्मिक रेस की जो वेवलेंथ होती है बहुत स्मॉलेस्ट होती है। सबसे स्मॉलेस्ट जो वेवलेंथ होंगी वो कॉस्मिक रेस की होंगी। उससे जो थोड़ी सी बड़ी होंगी वेवलेंथ वो जो गामा रेस की कैटेगरी में आएंगी, क्योंकि माइनस में है ना, तो 16 से जब घटेगा मतलब कि वैल्यू जो है, एग्जैक्ट वैल्यू जो रिजल्ट होगा वो बढ़ रहा है। एक्स रेस की जो वैल्यू होती है ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा, -11 से लेकर के -11 मीटर से लेकर 10⁻11 मीटर से लेकर के 10⁻9 मीटर तक के रेंज में होती है एक्स रेस की जो वेवलेंथ है। अब यूवी विजिबल की जो रेंज होती है वेवलेंथ की वो 10⁻8 से लेकर के 10⁻8 मीटर से लेकर के टू 10⁻6 मीटर तक होती है यूवी विजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो वेवलेंथ रेंज है वो ये होगी। अब उसके बाद जो IR रेडिएशन है उसकी जो रेंज होती है वो 10⁻5 से लेकर के मीटर से लेकर के 10⁻3 मीटर तक होगी। माइक्रोवेव्स की जो रेंज होती है वो 10⁻2 से लेकर के 10⁻+2 तक होती है। और उसी तरह से जो रेडियो वेव्स हैं इनकी जो रेंज होगी वो 10⁻+3 से लेकर के 10⁻+8 मीटर तक होगी। और ये काफ़ी बड़ा रेंज है ये मीटर में अगर देखा जाए तो ये तो मतलब मीटर में है तो याद करने में काफ़ी आसानी होती है, इसलिए मैंने सबको मीटर में ही रिप्रेजेंट किया है। लेकिन क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी वेवलेंथ है तो हर जगह मीटर से ही रिप्रेजेंट करना जरूरी नहीं है। जो बहुत स्मॉलेस्ट डिस्टेंस जो होती है हम उन्हें जनरली स्मॉल यूनिट्स से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई अगर इस मार्कर के हाइट को पूछेगा तो हम उसे मीटर में नहीं बताएंगे, हम उसे सेंटीमीटर में मतलब बता सकते हैं। उसी तरह से जब किसी को मतलब नहीं स्टोन वगैरह हो जाती है तो उसकी जो रिपोर्ट आती है अल्ट्रासाउंड में तो वो स्टोन की जो लेंथ होती है उसको किलोमीटर या मीटर में नहीं डिफाइन करेंगे, उसे मिलीमीटर में डिफाइन करते हैं कि वो यानी कि मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जितना छोटा होता जाएगा उतनी छोटी यूनिट्स का इस्तेमाल करेंगे उनको डिफाइन करने के लिए। उसी तरह से ये बहुत स्मॉलेस्ट यूनिट है तो इतनी स्मॉलेस्ट यूनिट की अलग से कोई खैर यूनिट भी नहीं है तो हमने मीटर में ही मैंने डिफाइन करी 10⁻16। लेकिन जो 10⁻12 होता है ना इसे 1 पिकोमीटर कहते हैं। मैंने अभी बताया था लास्ट में 1 पिकोमीटर कहते हैं 10⁻12 को। यानी कि गामा रेस की जो रेंज होती है वो अराउंड 1 पिकोमीटर के अराउंड होती है। अच्छा, एक्स रेस का अगर देखा जाए तो जब 10⁻12 था, कहाँ लिखें, यहाँ लिख रहा है, जब 10⁻12 था तो ये 1 पिकोमीटर। अब यहाँ से जब एक कम होगा -11 हो गया है तो ये 10 टाइम्स मतलब बढ़ जाएगा। जब 12 था तो ये 1 पिकोमीटर था, तो जब एक कम हुआ है तो यहाँ पे ये 10 टाइम इंक्रीज़ कर जाएगा। यानी कि 10⁻11 जो मीटर है हम उसे 10 पिकोमीटर कह सकते हैं। उसी तरह से 10⁻9 मीटर के लिए कितना पिकोमीटर हो जाएगा? जब -12 के लिए 1 था, -11 के लिए 10 हो गया, तो -10 के लिए कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। उसी तरह से -9 के लिए ये 1000 हो जाएगा। यानी कि 10⁻9 मीटर जो है हम उसे 1000 पिकोमीटर बोल सकते हैं। तो जो एक्सरेस की जो रेंज होती है वेवलेंथ की वो 10 पिकोमीटर से लेकर के 1000 पिकोमीटर के अराउंड होती है। और इसी 10⁻9 जो मीटर होता है ना, एक और नई यूनिट आ गई यहाँ पे, इसे हम 1 नैनोमीटर कहते हैं। मैं लास्ट टाइम बताया था अभी जब वेवलेंथ को डिफाइन कर रहा था कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻9 मीटर। तो अब आ जाए यहाँ पे 10⁻8 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा? या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि 10⁻9 मीटर जो है वो 1 नैनोमीटर है। तो -9 से -8 हो रहा है, तो -9 जो था वो 1 नैनोमीटर था। -9 जो था वो 1 नैनोमीटर था, तो -8 कितना हो जाएगा? 10 नैनोमीटर हो जाएगा। 10⁻8 जो हो जाएगा वो 10 नैनोमीटर हो जाएगा। उस तरह से -6, तो -8 10 हो गया, -7 कितना हो जाएगा? 100 नैनोमीटर, और -6 कितना हो जाएगा? 1000 नैनोमीटर। यानी कि 10⁻6 जो है वो 1000 नैनोमीटर के अराउंड होता है।
यानी कि जो यूवी विजिबल की जो रेंज है, तो नैनोमीटर में बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कि जो इनकी जो रेंज होती है वो कितना होती है, तो 10 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर के अराउंड होती है यूवी विजिबल की रेंज। मैं ब्रॉड रेंज बता रहा हूँ, जब स्पेसिफिकली पढ़ाऊँगा तो एग्जैक्ट वैल्यूज़ आपको मतलब एक्सप्लेन करूँगा। और 10⁻6 मीटर जो होता है वो 1 माइक्रोमीटर के बराबर होता है। अभी मैंने फिर से कह रहा हूँ कि मैंने बताया था, अभी जब मैंने वेवलेंथ को एक्सप्लेन कर रहा था तो मैंने ये सारी चीज़ें बताई थी कि 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻12, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻9 मीटर एंड 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻6 मीटर। यहाँ थोड़ा सा यूनिट कन्वर्जन भी आपका स्ट्रांग होगा, कभी कभी एग्जाम में यूनिट्स में बड़ा हेर फेर करके क्वेश्चन को पूछता है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि इसका एमएससी के कोर्स में जब यूनिवर्सिटी के पेपर आएंगे तो उसमें कोई ख़ास आपको मतलब नहीं लिखना होगा, एक आध दो न्यूमेरिकल छोटे आ सकते हैं यूनिट कन्वर्जन में, लेकिन इसकी बेसिस के ऊपर आप पास नहीं करेंगे। लेकिन इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ज़रूरी है कि आप मतलब जो आगे के जो एक ब्रॉड टॉपिक हमारे पास है स्पेक्ट्रोस्कोपी का, तो उनमें मतलब इसकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी काम आएगी, क्योंकि एक अलग से ब्रांच आपको इस मतलब टॉपिक इसी की ही पढ़ना है, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो कि मेरे ख्याल से 3rd सेमेस्टर में है, 3rd सेमेस्टर के पहले पेपर में है। और ये रेडियो वेव्स वगैरह 4th सेमेस्टर में है, तो हम बाद में इन्हें देखेंगे। इसे कंटिन्यू करते हैं आगे। हाँ, तो 10⁻6 मीटर जो है वो 1 माइक्रोमीटर हो गया। तो 10⁻6 जब 1 माइक्रोमीटर, तो 10⁻5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 माइक्रोमीटर। अब -3 कितना हो जाएगा, जब -6 था 1 -5 10 -4 100 हो जाएगा, -3 1000 हो जाएगा, 1000 माइक्रोमीटर के बराबर हो जाएगा। और यही 10⁻3 जो होता है वो 1 मिलीमीटर के बराबर होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। यानी कि जो IR रेस की जो रेंज होगी वो 10 माइक्रोमीटर से लेकर के 1000 माइक्रोमीटर के अराउंड में होती है। ऑप्शन है इसका माइक्रोवेव्स का, अगर देख लें जो 1 मिलीमीटर है तो 10⁻2 जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है कि 10 टाइम्स बढ़ जाएगा, मतलब कि 10 मिलीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ से थोड़ा सा आप फ्रेंडली होना शुरू हो जाएंगे यूनिट्स के, क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटी यूनिट्स की बात अब नहीं हो रही है। और 10⁻2 मीटर का मतलब तो क्लियर ही है कि 10 में 1 क्या कर 2 0 लगा दो, मीटर 100 मीटर की बात हो रही है, 100 मीटर की दूरी। तो यहाँ पर जो 10 मिलीमीटर है ना, ये बराबर होता है, आपको पता होगा 1 सेंटीमीटर के ना, स्केल के ऊपर जो 1 सेंटीमीटर, जब 15 सेंटीमीटर या फिर 6 इंच की जो स्केल आती है, तो 1 सेंटीमीटर के बीच में छोटी छोटी सी लाइन्स होती हैं, वही 1 मिलीमीटर होता है। तो 10 मिलीमीटर मिल करके 1 सेंटीमीटर बन जाता है। यानी कि इसकी जो रेंज होगी माइक्रोवेव की वो 1 सेंटीमीटर, इतने बड़े से लेकर के 1 सेंटीमीटर 100 मीटर, यानी कि एक वॉकिंग डिस्टेंस होती है ना घर से लेकर के 100 मीटर की दूरी, उस रेंज के बराबर ये माइक्रोवेव्स की वेवलेंथ होती है। आप इसे ध्यान में रखेंगे। अब अगर हम बात करें रेडियो वेव्स की, तो 10⁻3 मीटर, इसको हम 1000 मीटर कहते हैं। 1000 मीटर का मतलब 1 किलोमीटर। अब ये बहुत ज़्यादा हो गया, 1 किलोमीटर का मतलब कि ये एक जेन्युइन डिस्टेंस है, कि 1 किलोमीटर मतलब जो हम सफ़र तय करते हैं किलोमीटर्स में। उसके बाद 10⁸ मीटर्स, मतलब कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 मीटर। 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख एंड करोड़ 10 करोड़ अराउंड मीटर हो गया। या फिर 3 अगर कम कर दें किलोमीटर में लाने के लिए, तो 1 10 100,000 10,000 लाख 1 लाख किलोमीटर अराउंड। सही है ना कैलकुलेशन? हो सकता है कि कुछ गलती हो गई हो मे भी कन्वर्ट करने में, मतलब मैं एक जनरल आइडिया देना चाह रहा हूँ कि 1 लाख किलोमीटर मतलब भाई कल्पना से बहुत ज़्यादा दूर, मतलब नहीं सोच सकते उतना कितना होगा। क्योंकि मैं इस समय इंदौर में हूँ और इंदौर से गोरखपुर की दूरी करीब करीब 1400 किलोमीटर है। मतलब कि अगर इसकी रेडियो वेव अगर मैं यहाँ से भेजूँ तो एक वेव पूरी होने के बाद ही जस्ट आप कह सकते हैं कि एक वेव 1.5 वेव में हमारा गोरखपुर आ जाएगा, शहर आ जाएगा। तो इनकी वेव रेंज होती है बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। मतलब आप देख सकते हैं कि 1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर से लेकर के 1 लाख किलोमीटर तक, जो कि बहुत ज़्यादा हो गया। और यही रीज़न है कि ये जो रेडियो वेव्स हैं ये ब्रॉडकास्टिंग में काम आती हैं। जब भी आप कोई लाइव प्रोग्राम्स वगैरह देखते हैं टेलीविजन्स में या फिर रेडियो वगैरह सुनते होंगे, तो उसमें रेडियो वेव्स का ही यूज़ होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लंबी डिस्टेंस कवर कर सकती हैं। एक वेव्स की जो डिस्टेंस होती है वो करीब करीब हज़ारों किलोमीटर के रेंज में होती है। और तो यही डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो गया है। अब हम स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करेंगे कि स्पेक्ट्रोस्कोपी
जो कि आपका पूरा पेपर का नाम है फर्स्ट थर्ड सेमेस्टर में, फोर्थ सेमेस्टर में जो पहला पेपर है वो स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड है। स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते किसे हैं जनरली, आपको बता दें, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होगा। अच्छा, एक और मैं बताऊंगा आपको, सबका यूज़ अगर बता दें कि गामा रेज हो गए, थोड़ा सा ये डिफरेंट है। और ये जो एक्सरेज हैं, एक्सरे पता है वही वाला एक्सरे है जो आप मेडिकल हॉस्पिटल वगैरह में कराने जाते हैं ना, चेस्ट वगैरह का। इनकी खासियत ये होती है कि ये टिश्यू में से आसानी से पास कर जाते हैं, बोन से ये पास नहीं होते हैं, तो इसीलिए जो इमेज हमें मिलती है उसमें वो क्या नाम है, परछाई मिलती है एक तरह से, वो जो भी मतलब स्कल वगैरह होते हैं, स्कल हो गया या फिर चेस्ट रिब्स हो गई। यूवी विजिबल जो रेज होती हैं वो 10 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज़ द रेंज ऑफ यूवी विजिबल। आपको मैं बता दूं कि यूवी जो होता है वो 10 नैनोमीटर से लेकर के 400 नैनोमीटर तक होता है, और ये जो होता है विजिबल ये 400 से लेकर के 800 नैनोमीटर तक होता है। और फार नियर या फिर फार होगा, फार विजिबल जो होता है वो 800 से लेकर के 1000 तक होता है। यानी कि टोटल ओवरऑल जो यूवी और विजिबल का जो रेंज है वो 400 से लेकर के 1000 के आसपास नैनोमीटर में होगा। लेकिन जो इंपॉर्टेंट अगर यूवी आपसे अगर पूछता है तो वो 10 से लेकर के 800 तक होता है, जिसमें 10 से लेकर के 400 तक जो रेंज होता है वो यूवी का होता है, और विजिबल का जो रेंज होता है वो 400 से लेकर के 800 तक होता है। तो इतना जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है हमें कब महसूस होता है, मतलब कब, तो एक्सरे का यूज़ मैंने आपको बता दिया। हमें दिखता कौन सा है, वो सिर्फ विजिबल वाला दिखता है। विजिबल वाली जो रेज होती है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब पड़ती हैं तो हमारी जो आइज़ है ना वो उन्हें सेंस कर लेती हैं। उसी तरह से जो यूवी है, जस्ट विजिबल के पहले वाला जो ये मतलब रेज होती हैं यूवी वाली, ये हमारी आंख जो है वो सेंस नहीं कर सकती है, हमारी आंख सेंस नहीं कर सकती है। बाकी जो कुछ एनिमल्स है जो उनकी आंख जो है वो उनकी कैपेसिटी होती है कि वो यूवी रेज को भी सेंस कर सके। फॉर एग्जांपल कैट हो गया, कैट की जो आइज़ होती हैं वो यूवी लाइट को भी मतलब वो देख सकती हैं। और ये जो यूवी रेज होती हैं काफ़ी हार्मफुल होती हैं। हार्मफुल क्यों होंगी, वो सब एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। अभी एनर्जी के को भी मतलब एनर्जी की बेसिस पर मैं इन्हें समझाऊंगा। ये तो वेवलेंथ का जो ऑर्डर है कि कॉस्मिक रेज की वेवलेंथ सबसे कम होती है, और रेडियो वेव्स की जो वेवलेंथ होती है बहुत ज़्यादा होती है। एनर्जी की बेस पे हो गया, वेवलेंथ की बेस पे हो गया। बहरहाल हम यहाँ पर यूजेस की बात कर रहे हैं। यूवी विजिबल का, यूवी का मैंने बता दिया आपको, और विजिबल का। अच्छा, यूवी का एक और यूज़ है कि ये इंसेक्ट्स को मारने में काम आती है ना यूवी लाइट। फॉर एग्जांपल अभी आजकल कोरोना के दौर में वो यूवी सैनिटाइज्ड चीज़ें होती हैं हमारे भी लैब वगैरह में, जो हम यहाँ से हमारे लैब में जो शूज़ मतलब पैर वहाँ रखने के लिए कि अगर आप बाहर से आए हैं तो उसके ऊपर पैर अगर ऐसे रखेंगे तो नीचे से यूवी लाइट्स मतलब स्पार्क्स होती हैं, तो उसमें जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो मतलब डेड हो जाते हैं। वो काम ऐसे करता है, यूवी कैसे करता है काम, क्योंकि वो जो डीएनए का जो सीक्वेंस होता है ना, वो अब कुछ उनके सीक्वेंस होते हैं, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं उसके बारे में, लेकिन AAGG करके एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होते हैं, तो उनको वो डिस्टर्ब कर देता है। और क्योंकि जब बॉडी जब स्पेसिफिक सीक्वेंस को रीड नहीं कर पाएगी तो फिर वो अपने फंक्शन को मतलब प्रोसीड नहीं कर पाती और बॉडी जो है वो डेड हो जाती है। तो यूवी रे जो होती हैं इसीलिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है, मतलब ह्यूमन बॉडी के लिए भी और बाकी सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए भी। और ये नेचर की खूबसूरती है कि जो सन होता है ना, सन सूरज, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का बहुत सबसे बड़ा सोर्स है। मतलब वहाँ से सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आती हैं, और जो ओजोन लेयर है हमारे अर्थ के सराउंडिंग में, वो क्या करता है कि फिल्ट्रेशन का काम करता है। और हम इसकी बात यहाँ पे करें तो मैं आपको बता दूँ कि वो यूवी रेस को एब्जॉर्ब कर लेता है, जो भी ओजोन है। ओजोन का फॉर्मूला पता है ना आपको, O3 ये ओजोन है, ये यूवी रेस को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जो विजिबल वाली है वही यहाँ पर आ पाती है, और यूवी वाली लाइट जो है वो नहीं आ पाती है। मतलब तो वही लोग कहते हैं ना कि ये बड़ा हार्मफुल हो रहा है, क्या कहते हैं उसको, मैं टर्म भूल रहा हूँ कि डिप्लेशन, ओजोन डिप्लेशन का मतलब ओजोन लेयर में जो हो रहा है वो छेद हो रहा है, मतलब पॉल्यूशन की वजह से, जो कि आने वाले वक्त इन फ्यूचर ह्यूमन काइंड के लिए काफ़ी मतलब नुकसानदेह है, हार्मफुल है। क्योंकि जब यूवी रेस इंटर करने लगेंगी अर्थ पे तो फिर काफ़ी ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर हम अपने आप को भी कह लें कि मतलब नुकसान होगा। और ये पूरी तरह से मतलब जान के लिए नुकसानदेह है यूवी रेज। अब बात करते हैं विजिबल रेज। तो विजिबल का जो रेंज होता है 400 से 800 के बीच में होता है, और ये लाइट हमारी आँखें जो हैं वो सेंस कर सकती हैं। इस वेवलेंथ की जो भी वेव्स आएंगी तो उन्हें हम मतलब हमारी आंखें सेंस कर सकती हैं।
IR का हो गया, IR का आंखें तो नहीं सेंस कर सकती हैं, लेकिन हाँ हमारी बॉडी सेंस कर सकती है, हमारी स्किन। मैंने आपको बताया था ना कि कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट अगर हो, अगर ये मान लीजिए लोहे की रॉड है, ये अगर काफ़ी ज़्यादा गर्म है, हम ऐसे हाथ लगाते हैं तो इसमें से, क्योंकि ये एक सोर्स बन जाता है ना एनर्जी को एमिट करने का, तो जो एनर्जी इसमें से निकलती है, जो हीट एनर्जी होती है, वो जनरली IR रेज ही होती हैं। और माइक्रोवेव्स का भी यूज़ मैं बता दूंगा जब इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा। और यहाँ पर रेडियो वेव्स का तो यूज़ मैंने आपको बता ही दिया कि ब्रॉडकास्टिंग में होता है। तो ओवरऑल ये सारे टाइप्स हैं। अब अगर वेवलेंथ के फॉर्म में अगर देखेंगे, वेवलेंथ के फॉर्म में, तो ये कौन सा ऑर्डर है? वेवलेंथ के फॉर्म में ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, मतलब ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो बढ़ रहा है, इंक्रीज। अब एनर्जी के फॉर्म में अगर देखा जाएगा तो एनर्जी का भी एक रिलेशन है वेवलेंथ से, मैं बता दे रहा हूँ आपको। ई एच न्यू, या फिर न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी हो गया, ई इज इक्वल टू एच, और न्यू का हमने आपको लास्ट में पढ़ाया है अभी कि सी अपॉन लैम्डा होता है। यानी कि एनर्जी और वेवलेंथ को अगर हम देखेंगे तो एनर्जी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ की, यानी कि किसी वेव की वेवलेंथ अगर बहुत ज़्यादा है तो उसकी एनर्जी जो होगी वो बहुत कम होगी, या फिर रिवर्स करके हम कह लें। अब यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, मतलब एनर्जी को रिलेट करना वेवलेंथ के किसी भी वेव के वेवलेंथ से। फिर से समझ लीजिए, अगर किसी वेवलेंथ की वेवलेंथ बहुत छोटी अगर है, दो क्रस्ट के बीच की दूरी अगर काफ़ी कम है, उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी। और अगर किसी वेवलेंथ की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, मतलब उसकी वेवलेंथ कम, हाँ वेवलेंथ कम होगी। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी है? सबसे ज़्यादा वेवलेंथ हमें रेडियो वेव्स की है। इसीलिए रेडियो वेव्स की जो एनर्जी होती है वो बहुत कम होती है। इसीलिए इन वेव्स को हम मतलब बहुत ब्रॉड वे में हम मतलब यूज़ करते हैं पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि ये ज़्यादा हार्मफुल नहीं है, मतलब इनकी एनर्जी बहुत ही लो होती है, मतलब इतनी लो कि यहाँ कुछ भी नहीं होता है, मतलब अगर कहा जाए तो। उसके बाद आता है माइक्रोवेव्स, उसके बाद आई आर होती हैं, मतलब कि यहाँ से फिर हीटिंग शुरू होती है, कि धीरे धीरे मतलब हीटिंग होना शुरू होगी IR वेव से, मतलब इतनी इसमें एनर्जी होती है। उसके बाद फिर से विजिबल रेज आ जाती हैं, विजिबल के बाद एक्स रेज आती हैं, और करते करते गामा रे, कॉस्मिक रे, जो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में रिलीज होते हैं, ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। इनकी वेवलेंथ कितनी कम है उसी करस्पॉन्डिंग में इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा। तो एनर्जी से भी इनका रिलेशन हो गया है। अब हम आपको बता देते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते किसे हैं। तो ये अलग अलग तरह के रेडिएशंस हो गए, सबका नाम से आपको बस फ्रेंडली होना है कि कॉस्मिक रेज, एक्स रेज, या फिर गामा रेज, यूवी विजिबल, IR, माइक्रोवेव्स, और फिर रेडियो वेव्स। अब हमें स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर थोड़ा सा आते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है? ये कोई मैटर है, मैटर का मतलब कि कुछ भी हो सकता है पूरे वर्ल्ड में। उस मैटर का जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसी भी मैटर के ऊपर पड़ती है तो ये किस तरह से इससे इंटरेक्ट करती है, मतलब द इंटरेक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड द मैटर, द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड द मैटर इज कॉल्ड द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन, मतलब बिटवीन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद द मैटर इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी। यानी कि स्पेक्ट्रोस्कोपी एक ऐसी टेक्निक है या फिर स्टडी हम कह सकते हैं जो कि ये पता लगाती है कि कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसी मैटर से किस तरह से इंटरेक्ट कर रहा है। तो अलग अलग रेस का हम अलग अलग इंटरेक्शन मतलब पढ़ते हैं, तो इसी के बेसिस के ऊपर जो कोर्स है उसको अलग अलग मतलब चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। जैसे यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी आपका पहला है जहाँ तक हमें लग रहा है। उसके बाद रमन होगा, रमन के बाद जो सेकेंड मतलब फोर्थ सेमेस्टर में है NMR वगैरह, बहुत ब्रॉड टॉपिक है। तो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करते हैं। एक IR स्पेक्ट्रोस्कोपी भी है आपके कोर्स में, और यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी है, एक्सरे भी है, एक्सरे डिफ्रैक्शन वगैरह भी हैं। तो कुछ इसमें जो सिलेक्टेड कैटेगरीज़ हैं उनकी अलग से जो चैप्टर्स बने हुए हैं, तो उन चैप्टर्स के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में आई थिंक डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी होगा, क्योंकि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। अब केमिस्ट्री को भी इससे रिलेट कर देते हैं कि केमिकल रिएक्शन ही जनरली कराते हैं हम केमिस्ट्री में। तो केमिकल रिएक्शन कैसे होता है, क्योंकि आप लोग मास्टर्स के स्टूडेंट हैं, तो आई थिंक आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र होता है एक मॉइटी से दूसरे मॉइटी में। तो इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए ना कुछ एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो वो एनर्जी किसके बराबर होती है? जनरली कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जो कि यूवी मतलब विजिबल ऐसे सनलाइट में हो जाते हैं, वैसे मतलब रिएक्शंस को, और इलेक्ट्रॉन उन एनर्जीज को एब्जॉर्ब करके मतलब एक, या फिर कह सकते हैं जो सबसे कम ऑर्बिटल वाला होता है, जैसे ल्यूमो कहते हैं, उसका डिस्कशन हम मतलब बाद में करेंगे। ये लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से हायर एनर्जी ऑर्बिटल में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो ये ट्रांसफरेंस जो है इलेक्ट्रॉनों का, जिसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कहते हैं, ये यूवी या फिर विजिबल लाइट के थ्रू होता है। इसलिए ना जब कोई रिएक्शन अगर नहीं होता है तो हम उसे गर्म करते हैं ताकि वो जल्दी से हो जाए।
गर्म करने का मतलब हम उसे ज़्यादा एनर्जी वाला रेडिएशन देते हैं, IR वाला। तो इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट इंट्रैक्शंस है UV लाइट से, विजिबल लाइट से, IR लाइट से, रेडियो वेव से, माइक्रोवेव से। तो हम इन अलग अलग कैटेगरीज में नेक्स्ट वीडियो से देखना शुरू करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।